One of you kindly let me know the screen is visible or not, please. Yes, sir, visible. स्क्रीन परफेक्ट आ रही है आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, वेरी फाइन। देखिए, ये जो अभी आप टॉपिक पढ़ने वाले हैं 110% सैरलिज्म, इम्प्रेशनिज्म, एक्सप्रेशनिज्म, इनमें से कोई ना कोई आपका मेंस में पूछा ही पूछा जाएगा। तो अभी मैं आपको जिस तरीके से बता रहा हूँ वो तरीका आपको अच्छी तरीके से समझ लेना। बाकी ये पीडीएफ मैंने दे रखा है, इसको तो मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं आपको जो भी बता रहा हूँ उसको एक बार में समझना है आपको, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से, राइट। तो चलिए हम लोग समझते हैं भाई क्या है मैटर। अभी हम लोग सबसे पहले जो है व्हाइट बोर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं जी। चलिए, तो हम लोग बात करने वाले हैं सैरलिज्म की, ठीक है। थोड़ा सा और कम कर ले रहे हैं इसके लिए, एक मिनट जाइए। चलिए, तो हम लोग बात करने वाले हैं सैरलिज्म की। अब ये पहले इसको डिफाइन करते हैं कि ये क्या है। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं सर प्लस, इसको लिख दे रहा हूँ, एक मिनट रुकिए जरा। सरे प्लस रियलिज्म, मतलब आपका जो सैरलिज्म है वो बेसिकली दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, सरे प्लस रियलिज्म, ठीक है जी। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, ये होता है फेक, आप समझिए मतलब। और रियलिज्म का मतलब आप समझते हैं रियलिटी। यानी कि सैरलिज्म का मतलब होता है ये रियलिटी से कहीं ज्यादा दूर होगा, ठीक है ना। यानी कि ये मिक्सर है फंटेसी का, फैंसी का, इसमें रियलिज्म से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। अभी मैंने आपको जब कल पढ़ा रहा था तो मैंने आपको वहां पर ये बताया था कि देखिए मॉडर्निज्म जैसे शुरुआत होती है तो चीजें बदलने लगती हैं। अभी क्या था, अभी हम सोसाइटी के ऊपर, लोगों के ऊपर हम देख रहे थे, उनके बारे में जो ऑब्जर्व कर रहे थे उसको हम लिख रहे थे। लेकिन जैसे मॉडर्निज्म की शुरुआत होती है, अभी व्हाट इज गोइंग इनसाइड द माइंड ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन दैट द राइटर आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर, ठीक है। व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड द माइंड ऑफ दैट पर्सन द राइटर इज ट्राइंग टू एक्सप्लोर, ट्राइंग टू नो। मतलब अभी आदमी के अंदर, दिमाग के अंदर क्या चल रहा है उसको जानने की कोशिश की जा रही थी। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि जब ये मॉडर्निज्म आता है तब अलग अलग थ्योरीज आ जाती हैं। स्पेसिफिकली आपको पता है साइकोलॉजी, फ्रॉडियन कॉन्सेप्ट जैसे आता है तो इसका काफी ज्यादा जो है इम्पैक्ट पड़ता है लिटरेचर के ऊपर। तो उसी का ये सब करा धरा है। तो सैरलिज्म क्या बताता है हमको, उसको हम वन बाय वन समझेंगे। कहने का मतलब ये है कि सैरलिज्म जैसे आता है, जो रियलिटी चल रही थी, जो रियलिटी थी सोसाइटी की, ठीक है, उसको अब डिस्कार्ड कर दिया गया। रियलिटी वालिटी से कोई मतलब नहीं रहा है। अब बेसिकली अजीबोगरीब तरीके से चीजों को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाने लगा था। तो आपकी सैरलिज्म की शुरुआत होती है, माना जाता है ये सैरलिज्म की आपकी जो शुरुआत है वो माना गया है पॉइंट नंबर 1 पे 1920 यानी कि 1920 से। और इसकी शुरुआत जो आपकी होती है बेसिकली वो होती है फ्रांस में। एक मिनट प्लीज,
फ्रांस से। ठीक है, तो एक पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरी बात आपको ध्यान देना ये है कि ये जो आप सरेलिज्म यहाँ पर देख रहे हैं, इट वाज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय डैडिज्म। अब ये डैडिज्म आपको समझना पड़ेगा, डैडिज्म क्या है। तो डैडिज्म जो आपका वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था, वहां पर ये फ्लोरिश होता है। अभी मैंने आपको पढ़ाना शुरू नहीं किया हो, बस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता रहा हूँ। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जब शुरू होता है तो डैडिज्म क्या करता है कि बहुत ज्यादा देखो, जितने भी सारे वर्क्स आपने देखे होंगे, चाहे आप वॉर पोर्ट्स देख लिए, उन्होंने मार जो रियलिटी देखी थी उसको कदर पूरा पोएम्स में छाप दिया। अब आदमी पढ़ पढ़ के जो है उसको परेशान हो गया। तो इन्होंने कहा कि यार देखो, अब हमें जो है बेसिकली रीजन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, रियलिटी से हमें कोई मतलब नहीं है, जो सोसाइटी में चल रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं। इन्होंने मतलब एस्थेटिसिज्म जो चल रहा था उससे मैंने कोई मतलब नहीं था, तो इन्होंने मतलब इलॉजिकल चीजों को रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया, विचार्य चीजों को रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया, ठीक है, जस्ट अपोजिशन वर्ड लगाने शुरू कर दिए। अब ये देख रहे थे कि आदमी जो है अपने सेंस के थ्रू, परसेप्शन के थ्रू चीजों को कैसा देख रहा है और समझ रहा है, उस पर ध्यान देना है। बाकी ये मतलब नहीं है कि बेसिकली पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की रियलिटी क्या है क्या नहीं है, आपको कैसा लग रहा है उससे फर्क पड़ता है, व्यक्ति क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता है। व्हाट इज द रियलिटी, आउटवर्ड रियलिटी क्या है उसके बारे में नहीं, आप किसी भी चीज को कैसे देख रहे हैं उससे मतलब है। तो डैडिज्म ने ये जो है नया एक मोड़ दे दिया, और इसी पैटर्न को फॉलो किया था आपके सरेलिज्म ने। तो अब बेसिक चीज यहाँ पर ये हुई कि आपसे पहला प्रश्न बनाया जाएगा कि भैया जी इन विच हम कर सकते हैं डिकेड सरेलिज्म वाज स्टार्टेड टू 1920s, कहाँ से शुरुआत होती है, तो आंसर हो जाएगा फ्रेंच में। फ्रेंच से अगर आ जाए कि भैया विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट हाईली इन्फ्लुएंस सरेलिज्म, तो आंसर हो जाएगा जिससे आपको दिया होगा डैडा मूवमेंट, डैडिज्म, इम्प्रेशनिज्म, एक्सप्रेशनिज्म, तो आंसर हो जाएगा डैडिज्म। यहाँ तक बात समझ में आई? यस है सर। ना? Yes, sir. यस सर। चलिए अब हम आपको आगे चीज बताते हैं, अब इसकी बात करते हैं हम लोग। अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि कौन इसकी शुरुआत करता है कौन नहीं करता। एंड्रे बर्टन आप जानते ही हैं, ठीक है, एंड्रे बर्टन जो है वो 1924 में इनका एक मैनिफेस्टो आता है, उसी में इनकी शुरुआत होती है। वो हम लोग जब पढ़ेंगे आपका पीडीएफ फाइल, वहां पर आपको बताएंगे। अभी समझिए चीजों को कि ये क्या करता है, एक एक पहले फीचर को समझेंगे, उसके बाद हम जानेंगे कि भाई क्या है इसका मैटर, क्या ये करेगा। तो अब मैं लिख रहा हूँ इसकी फीचर्स को एक एक करके डिफाइन करूंगा, उसको समझिए। तो यहाँ लिख लो फीचर्स, ठीक है जी। अब इन फीचर्स को मैं आपको डिफाइन करूंगा। तो नंबर 1 पर आपको ध्यान देना है, इसने क्या किया, एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया, एक्सप्लोर अनकॉन्शियस माइंड। अभी एक एक चीज को एक्सप्लेन कर दूंगा। पहला पॉइंट क्या था, जो आपका सरेलिज्म आता है, इसने अनकॉन्शियस माइंड को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। मतलब समझो, हम सभी जानते हैं कि जैसे फ्रॉडिन कॉन्सेप्ट आता है, उन्होंने हमारे माइंड को 3 भागों में बांटा था, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। तो अब ये कौन से भाग को कर रहा है एक्सप्लोर, अनकॉन्शियस को। जैसे हमें और आपको पता है कि हमारे माइंड में बहुत सारी चीजें पड़ी रहती हैं, लेकिन वो अनकॉन्शियस में होती हैं। जैसे हम किसी एक ऑब्जेक्ट को देखते हैं, वो धीरे धीरे चीजें हमें रिमाइंड होनी शुरू हो जाती हैं। तो अब हमने एक चीज और भी पढ़ा होगा कि इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम, जो कि फ्रॉड ने, मतलब सिगमंड फ्रायड ने बोला था भाई कि ड्रीम आदमी को क्यों आता है। तो उसमें उन्होंने बताया था कि जो हमारी इमोशंस हैं, जो इमोशंस हैं जिनका सेपरेशन हुआ है, मतलब जिनको हम, ऐसी इच्छाएं, ऐसी इमोशन जिन्हें हम पूरा नहीं कर पाते हैं, उन्हें हम कहाँ देखते हैं, कहाँ देखते हैं, ड्रीम में। कहाँ देखते हैं, ड्रीम में देखते हैं। तो इन्होंने क्या किया यहाँ पर, अब दूसरा आपका पॉइंट आता है, दूसरा पॉइंट आपका आता है कि जो सरेलिज्म वाले थे, इन्होंने भाई बिजारे एंड ड्रीम लाइक इमेजरी शुरू कर दी अपने वर्क में यूज करना। बिजारे का मतलब आप समझ रहे होंगे, यूनिक, बिजारे एंड ड्रीम लाइक इमेजरी। अब बिजारे एंड ड्रीम लाइक इमेजरी का मतलब क्या है, देखो एक बात समझो, हम और आप सभी जानते हैं, हम सभी सपने देखते हैं, लेकिन सपने जो होते हैं बेसिकली आप उन्हें क्या मानते हैं, वो सच होते हैं या फिर झूठ होते हैं। बस इतना बता दूं, चीजें समझ में आने लगेंगी धीरे धीरे।
बताइए। ऑब्वियसली कुछ चीजें होती हैं वो उन्हीं को लेके आते हैं। वो फंटेसी होता है, मतलब पूरे नहीं होते हैं। तो इन्होंने कहा कि देखो हमको क्रिएटिव, अभी इसमें एक वर्ड आएगा ऑटोमेटिज्म, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ऑटोमेटिज्म, समझते रहना एक एक चीज। ऑटोमेटिज्म, सरलिज्म यानी कि सरलिस्ट जो भी थे उन्होंने ऑटोमेटिज्म पर फोकस किया। अब ऑटोमेटिज्म क्या है, इन्होंने कहा कि भैया जी देयर मस्ट नॉट बी एनी काइंड ऑफ एफर्ट ऑफ अ कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड का हमें एफर्ट नहीं लेना है, सोचना नहीं है, थॉट प्रोवोक नहीं कर रहे हैं। आपके अनकॉन्शियस माइंड में जो भी आ रहा है बिना सोचे समझे, बिना रीजनिंग रैशनल पावर लगाए हुए जो समझ में आ रहा लिख दो। जैसे आपको याद होगा कि एसटी कॉलेज ने सपना देखा था और बाद में उन्होंने कुबला खान लिख दिया था, ये सर नो। अब जो कुबला खान लिखा गया था बेसिकली दैट वाज टोटली बेस्ड ऑन हिज इमेजिनेशन, इमेजरी, ड्रीम लाइक इमेजरी। अब वो सच थोड़ी ना है, लेकिन वो क्या रिफ्लेक्ट करता है कि जो व्यक्ति है, जो बंदा है, उसके अंदर क्या चल रहा था, जो अंदर चल रहा था वही उसने रिफ्लेक्ट किया है अपने वर्क के थ्रू। बात समझ रहे हैं। वैसे ही ये जो सरेलिस्टिक लोग हैं ये सबसे पहले पेंटिंग से शुरू हुआ था। पेंटिंग से शुरू होता है आपका ये मूवमेंट, चाहे इम्प्रेशनिज्म हो, चाहे एक्सप्रेशनिज्म हो, या फिर आपके सरेलिज्म, सारे के सारे पेंटिंग से आते हैं। बाद में उनको लिटरेचर में लाया गया। जैसे आप एक चीज समझ रहे होंगे, आप सभी लोगों ने वेलकम मूवी देखी होगी, देखी है कि नहीं देखी, बस इतना बता दो। Yes, सर sir. देखिए, तो आपने देखा होगा अनिल कपूर महोदय जी बीच रास्ते में जो है रोक करके एक पेंटिंग बनाते हैं, उसमें एक वो बना देते हैं घोड़ा, और एक घोड़े के ऊपर घोड़ा बना देते हैं। क्या इसका कोई सेंस है इस पेंटिंग का, बताइए, है कोई सेंस? नहीं है ना। नो सर। या फिर No, मान लो sir. मैंने, जैसे आप समझना, जैसे मान लो आप देखे होंगे, जैसे मान लो हमने ये ऐसे बना दिया कोई पेंटिंग, यहाँ पर ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, और मान लो मैंने यहाँ पर ऐसे अगर कुछ बना दिया, यहाँ पर मैंने फिर ऐसे कर दिया, तो क्या इस पेंटिंग का कोई सेंस है? ऐसा कोई सेंस है इसका? नहीं है। नहीं नो ये सर, क्या नो है, सर। आप समझते रहना बात को। ये पेंटिंग बना दिए, ये इसका कोई सेंस तो नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कि इसका सेंस जो देखे वो अलग लगाए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यस दूसरी सर। बात है, हमारे दिमाग में जो थॉट उठा वो हमने लगा दिया, जो हमारे मन में अंदर चल रहा था वो मैंने पेंटिंग के थ्रू एक्सप्रेस कर दिया। वही चीज यहाँ पर भी थी कि भाई जो आदमी के अंदर चल रहा है वो जो है बेसिकली वर्क में आना चाहिए, तब हमें जान पाएंगे कि आखिर इसके अंदर क्या चल रहा है। बाहर से मतलब नहीं था, आप सोसाइटी से, इंडिविजुअल पर्सन से मतलब नहीं था, बल्कि उसके अंदर, माइंड के अंदर क्या चल रहा है उस चीज को जानना ही जो है सररिज्म का काम था। बात समझ रहे हैं। इंप्रेशनिज्म, एक्सप्रेशनिज्म, इन सब के सब तीनों चीजें इसी पर बेस्ड है, इंटरनल माइंड को लेकर के। दूसरी बात समझना, सररिज्म क्या करता है कि जो चीज नहीं होती है वो चीज बेसिकली हम मान लेते हैं ताकि हमें उस चीज से इंटरटेनमेंट मिले। फॉर एग्जाम्पल समझना, एक और बढ़िया एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे आप सभी लोगों ने साउथ मूवी देखी होगी, साउथ मूवी में दिखाते हैं कि एक हीरो 100 लोगों को भैया जी मार देता है, तो क्या आप इस बात को मान लोगे? नहीं मानोगे ना। लेकिन वो केवल और केवल एंटरटेनमेंट के लिए है, लेकिन हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि वो मेरे मन को जो है शांति पहुंचाता है। तो इन्होंने वैसे किया, ये लोग जो है बेचारे ड्रीम लाइक इमेजिनरी यूज करने लगे। ऑटोमेटिक का मतलब इसमें ये हुआ, ऑटोमेटिज्म का मतलब हुआ कि इसमें हमें कॉन्शियस माइंड जो है स्टूडेंट यूज, ठीक है। कॉन्शियस माइंड का मतलब नहीं होगा, ऑटोमेटिक का मतलब जो भी हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चल रहा है, अनकॉन्शियस माइंड में चल रहा है वही चीजें हमें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए वर्क में। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। Yes, sir. दूसरा है एब्सर्ड, एब्सुर्डिटी। एब्सुर्डिटी का मतलब आप समझ रहे होंगे कि मतलब ये जो एक्शंस हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है, आप समझ नहीं पाएंगे ऐसा क्यों हो जा रहा है। क्योंकि उसमें अजीबोगरीब हरकतें करेंगे, एक्टिविटीज करेंगे, अजीबोगरीब जो है
उसमें इमेजेस लगाई जाएंगी, हाथी को जो है चींटी से तुलना करेंगे। अभी आपको दिखाएंगे, हम 4 लाइंस पढ़ाएंगे, समझाएंगे उसमें। जैसे आपने साइमन बैकेट को पढ़ा होगा, उन्होंने वेटिंग फॉर गोडॉट लिखा है। अब वो स्टेज पर जूते छोड़ दे रहा है, कभी उल्टा पेड़ में लटक जा रहा है, कभी बैठे बैठे वहां पर इंतजार कर रहा है, तो कभी टी शर्ट उल्टी पहन ले रहा है। ये क्या है? ये बिज़ारे एक्टिविटीज है। जो कुछ उसके दिमाग में चल रहा है वो वैसा कर रहा है। बात आ रहा है, समझ रहे हैं? तो इसमें क्या है, इसके थ्रू जो एब्सोल्यूटिटी मतलब जो हमारे एग्जिस्टेंशियलिज्म है उससे एसोसिएटेड है कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं, क्या कर रहे हैं, उसके पीछे जो है क्या लॉजिक है, उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। और व्यक्ति के दिमाग में अंदर क्या चल रहा है वो केवल उसके वर्क को पढ़ेंगे, उसकी जो इमेजरी लगी होंगी, जो उसमें जो है वर्ड्स उसने यूज किए हुए होंगे, जो उसमें सेंस होगा, उसके आधार पर हम समझ पाएंगे कि बंदा कहना क्या चाहता है। ठीक है ना? अब जो है इसमें सबसे और अगला पॉइंट क्या था, रेशनलिज्म को रिजेक्शन ऑफ रेशनलिज्म। इसने क्या किया, रेशनलिज्म को रिजेक्ट कर दिया, मतलब कि अपना दिमाग लगाना ही नहीं है, रीजन रेशनलिज्म सब खत्म। ठीक है ना? ये बात समझ में आई नहीं है यहाँ तक? ये बताइए पहले। यस सर। यस सर। अब हम आपको सीधे लेके चलते हैं टेक्स्ट की तरफ, जहां पर आपको और भी बेहतरीन तरीके से समझाएंगे हम, लाइंस के माध्यम से आप समझेंगे। अभी मैंने आपको केवल फीचर्स बताई हैं। अब जैसे यहाँ पर देखेंगे, आपके सामने लिखा हुआ है कि सरलिज्म इज द कल्चरल, आर्टिस्टिक एंड लिटरेरी मूवमेंट दैट सॉट टू रिलीज द क्रिएटिव पोटेंशियल ऑफ अनकॉन्शियस माइंड। बात समझ में आई? सर शो नहीं हो रहा सही से। सही से नहीं मतलब? ब्लर सा दिख रहा है सर। भैया नेटवर्क इशू होगा आपकी तरफ। ठीक है, तो जो सरलिज्म है बेसिकली हमने आपको बताया था कल्चर, आर्टिस्टिक और पेंटिंग वाला मूवमेंट था। इसमें मेन फोकस कहाँ किया गया है कि जो क्रिएटिविटी आपकी है, क्रिएटिविटी जो है आपकी अनकॉन्शियस माइंड की, उसको फोकस किया गया है। और दूसरा क्या है, भाई माइक म्यूट कीजिए प्लीज, डोंट क्रिएट मैस। सर ब्लर आ रहा है, सर ब्लर आ रहा है, स्क्रीन क्लियर नहीं है। अभी आज नेटवर्क इशू है इसलिए ऐसा हो रहा होगा आई थिंक। अब देखिए, अभी बताइए। शो ही नहीं हो रहा सर। सर सो ही नहीं हो रही। अरे स्क्रीन शेयरिंग लिख के आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? हो अब गई। आया क्लियर सर, है अब सही है। अब एकदम क्लियर है। सर क्लियर है। चलिए आ गया सर, आ देखिए, गया। फिर से वैसे ही है। अब माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो पहला Yes, पॉइंट क्या था, sir. सरलिज्म क्या बता रहा है? नंबर 1, द वन पॉइंट विच, भाई माइक म्यूट कीजिए प्लीज। पहला पॉइंट आपको क्या रखना है, इट फोकस्ड ऑन द क्रिएटिव पोटेंशियल ऑफ अनकॉन्शियस माइंड। ये पॉइंट नंबर हो गया आपका 1। आपसे पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सरलिज्म, कौन सा फीचर नहीं है, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट सरलिज्म। ये सब पॉइंट याद रखना, लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा मैं। अब क्या था, इट एम टू गो बियॉन्ड रियलिटी बाय एक्सप्लोरिंग ड्रीम्स, फैंटेसी एंड इररेशनल जस्टपोजिशंस। तो मैंने बोला कि भैया जी इसको रियलिटी से कोई मतलब नहीं है, ये बियॉन्ड द रियलिटी जाता है और आपके ड्रीम में क्या चल रहा है उसको इरेशनल जस्टापोजिशन वर्ड लगाते हैं। इरेशनल जस्टापोजिशन का मतलब समझो, जैसे अब आप समझिएगा, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे यहाँ पर जस्ट वेट, जैसे यहाँ पर लिख दिया मैंने लव। लव का भाई साहब प्रॉपर या रेशनल अपोजिट क्या होगा, हेट होना चाहिए, हाँ या ना? भाई रेशनल का मतलब जो माने आदमी के यहाँ लव का अपोजिट हेट होगा, लेकिन लव का अपोजिट अगर मैं फायर लिख दूं तो ये कैसा हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ये बात समझ में आई, रेशनल एंड इरेशनल, हाँ या ना? यस सर। तो अब जो भी इसमें वर्ड लगाए जाएंगे वो ऐसे होंगे भाई साहब, हाथी की तुलना चींटी से की जाएगी, मतलब अलग, जैसे कि राहुल गांधी जी की तुलना पप्पू से कर दी गई। भाई साहब अलग ही लेवल चल रहा है। ये कैसा है, इरेशनल जस्टापोजिशन। आजकल जो आप मीम देख रहे हैं इंस्टाग्राम पर भैया जी वो सरलिज्म है। अब जो आप देख रहे हैं ना, जैसे हमारे प्रिय मोदी जी,
मोदी जी को गाना गवाया जा रहा है, हाय मैं मर जाऊं, समझ रहे हैं? मोदी जी का एआई जो वीडियो बना दिए भाई साहब, ये क्या रियलिटी है? इट्स बियॉन्ड द रियलिटी। हमारे मोदी जी इतनी साल की उम्र में ये थोड़ी गाना गाएंगे, उनके तो उम्र बीत गई अब, हाँ या ना? यस सर। यस सर। समझ रहे हैं ना बात आप? ये किस लिए किया जा रहा है? जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, मन को शांति मिलेगी। ऐसे तो मोदी जी का कुछ कह ही नहीं सकते, कर नहीं सकते कि ऐसा है इनका मीम वायरल कर दो, समझे कि नहीं? चलो बढ़िया। तो ये फ्रेंच वर्ड है भैया जी, सरलिज्म, इसका मतलब होता है बियॉन्ड रियलिज्म, सच से इन्हें कोई मतलब नहीं है। इट इज टोटली बेस्ड ऑन फैंटेसी, ड्रीम्स एंड ड्रीम लाइक इमेजरी, राइट? चलो भाई, वेरी गुड। मूवमेंट वाज हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय साइकोएनालिसिस, ये मैंने आपको बताया था भाई। सरलिज्म वाज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द साइकोएनालिटिक थ्योरीज व्हिच वाज प्रोपाउंडेड बाय विलियम जेम्स अलोंग विद द सिगमंड फ्राइड, है ना? अब इन्होंने किसको चैलेंज किया? एंड एम टू चैलेंज द एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स, लॉजिक एंड रैशनैलिटी। तो मैंने बता दिया पहले भैया जी कि इट वाज टोटली अगेंस्ट द नॉर्म्स एंड लॉजिक एंड रैशनैलिटी, तर्क से कोई मतलब नहीं है। अब एक बात और समझ लो भाई, इसका एक बहुत बेहतरीन उदाहरण बता दे रहा हूं अभी आपके सामने वाला सरलिज्म का। अभी आयोग ने भाई डेट शीट नहीं दे रहा था, तो लोगों ने बता दिया कि भैया जी पांडे जी के लड़के का मुंडन था। अब भाई साहब, इसको कोई मानेगा? नहीं ना मानेगा। ये कोई रेशनैलिटी वाली बात हुई? नहीं हुई ना। नो सर जी। चलो आगे देखते हैं। अब इसका ओरिजिन कहां से होता है सरलिज्म का? इसका प्रिकर्सर कौन है? तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द डैडिज्म। Dadaism was a movement which was started during the First World War, and it was totally against the reason and rationalism and logic. The same thing was followed by the surrealism, right? I hope it's clear right now. तो यहाँ पर लिखा 1916 से 1924 तक सरलिज्म इवॉल्व आउट डैडिज्म, मतलब ये उसी से मिल के बना है भैया जी, राइट? एंड एंटी आर्ट एंटी वॉर मूवमेंट, ठीक है? ये इन्हें एस्थेटिसिज्म से कोई मतलब नहीं है, इन्हें वॉर से कोई मतलब नहीं। हमने आप बताया बिकॉज ड्यूरिंग द 1914 to 1918 that was the era of war, the people were totally disappointed with the havoc which was brought out by the World War First, and there was a lot of mashup in the society. The peoples were totally became disappointed and remains in disillusionment, right? So all things were prevailed in the society. Whatever the real condition was observed by the war writers, they have depicted the same in their poems, right? Which was totally filled with despair and gloominess. तो ये सब चीजें त्याग दी गई। एक एक पॉइंट याद रखना। तो डैडिज्म ने क्या किया भैया जी? Dadaism rejected logic, reason, and aestheticism of the modern capitalistic society, right? इसके आपके जो है डैडिज्म के कुछ राइटर्स हैं, although हमको इनसे कोई लेना देना नहीं। If you are a net aspirant, then you must keep remember all those the names of the particular writers, ठीक है? ट्रिस्टन टार्जा, मार्शल डोकैम्प, ह्यूगो बॉल। अब इसमें सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किसका रहा था भैया जी? तो मैंने आपको बता दिया था, फ्राइड का रहा। तो सिगमंड फ्राइड साइकोएनालिसिस पार्टिकुलरली थ्योरीज ऑन ड्रीम, तो मैंने बता दिया। अनकॉन्शियस एंड फ्री एसोसिएशन, ठीक है भैया जी, इसने काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस किया, तो मैंने आपको ये भी बता दिया था। ये आपको कब लिखना है ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ बिकॉज व्हेन द क्वेश्चन विल बी फ्रेम्ड इन योर मेंस एग्जाम, दैट यू मस्ट राइट इन द सेम वे व्हिच आई हैव एक्सप्लेनिंग यू विद द हेल्प ऑफ दिस पार्टिकुलर पीडीएफ फाइल, राइट? इसीलिए तुमको पूरा पीडीएफ फाइल बता रहे हैं भैया, यही तुमको छापना है पेपर में। चलो अब आंड्रे बेटन का नाम याद रखना, द फर्स्ट सरलिस्ट मैनिफेस्टो इनके द्वारा इशू किया गया था 1924 में, ठीक है? दैट्स व्हाई द आंड्रे बेटन इज कॉल्ड द फाउंडर ऑफ सरलिस्टिक मूवमेंट, राइट? इज कंसीडर्ड द फाउंडर, द चीफ थ्योरिस्ट ऑफ सरलिज्म। भैया जी सरलिज्म का पापा पूछा जा सकता है, तो पापा कौन हो गई है? आंड्रे बेटन महोदय जी, ठीक। और 1924 ईस्वी में इनका पहला वर्क आता है, फर्स्ट सरलिस्टिक मैनिफेस्टो, ठीक है? ये और यहीं से शुरुआत हो जाती है आपकी सरलिज्म। ऑटोमेटिज्म मैंने बताया भैया जी क्या होता है। प्योर स्ट्राइक ऑटोमेटिज्म by which one proposed to express the real functioning of thoughts dictated by the unconscious mind in the absence of any control exercised by reason, मतलब कि अनकॉन्शियस माइंड में जो भी आ रहा है, थॉट्स आ रहे हैं, उनको छापिए,
आपको रीजन के थ्रू एक्सरसाइज करने की कोनो जरूरत नहीं है। देयर मस्ट नॉट बी द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ योर कॉन्शियस माइंड। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो वेरी गुड, यू आर वेरी स्मार्ट। अब इसमें क्या करते हैं ये लोग, देखो ये ड्रीम इमेजिनरी रेशनल वर्ल्ड अनकैनी जस्टापोजिशंस लगाएंगे, ठीक है। ये ऑटोमेटिज्म का मतलब समझ ही गए। क्रिएटिंग आर्ट विदाउट कॉन्शियस प्लानिंग, ये याद रखना, ये पूछा जा सकता है भैया जी। Automatism is one of the best feature of which of the following movement: impressionism, expressionism, postmodernism और surrealism। तो हम लोग क्या बताएंगे? Surrealism। सर रिलीजन। वेरी Surrealism. चलो भैया जी, ये हो गया भैया जी, आपका पता है भैया जी 1920 में होता है और ये आपका फ्रेंच पोएट्री में होता है, ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंने आपको यहाँ बता ही दिया है। ये यूरोप में भी, अब अमेरिका और अब कहाँ कहाँ फैल गया, इससे हमें कोई मतलब लेना देना नहीं आएगा नहीं पेपर में कभी भी। अब यहाँ पर ये फीचर लिखिए, इनको समझ लो आप ये डिटेल में। देखो ड्रीम इमेजरी का मतलब डिपिक्टिंग विजन, फैंटेसीज एंड इनर लैंडस्केप। आप लोग तो सपने देखते होंगे, सपने हम देखे होगा कभी कभी। वो किसने बोला था कि आई फाउंड वन नाइट आई वोक एंड फाउंड माई सेल्फ फेमस? वायरन महोदय जी ने ऐसे बोला था एक बार। तो वही है, अभी जैसे बहुत सारे लोग रील बनाते हैं, समझना, वो सोचते हैं कि एक ऐसी रील बन जाए, रात को अपलोड करो और सुबह उठूं तो भाई साहब मिलियन सब व्यूज आ जाए, मैं फेमस हो जाऊं। तो ये क्या है? ड्रीम इमेजरी है, ठीक है जी। ऑटोमेटिज्म बता दिया आपको भैया जी। जस्टापोजिशन प्लेसिंग मतलब अनरिलेटेड आइडिया साइड बाय साइड होना चाहिए। सिंबल्स होना चाहिए, इज पावरफुल, समटाइम्स पर्सनल और इरेशनल सिंबल्स। एब्सोल्यूटिटी बता दिया भैया जी, इसमें लॉजिकल स्ट्रक्चर और नैरेटिव फ्लो नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब रियल ऑब्जेक्ट को बड़ा ही अजीबोगरीब तरीके से, मैजिकल तरीके से आपको मूव कर देना। जैसे यहाँ समझो, अब ये समझना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो आप वर्ड देख रहे हैं सरलिज्म, ये भैया जी गॉलियम एपोलिनेयर ने इनको जो है पहली बार वर्ड को यूज किया था। गिलियम एपोलिनेयर ने 1917 ईस्वी में इस वर्ड को पहली बार यूज किया था। तो ये अगर ये आ जाए कि फर्स्ट टाइम किसने वर्ड को यूज किया है, तो अपोलिनेयर, ठीक, ये आपको याद रखना है, पहली बार इन्होंने यूज किया था। फादर हालांकि आपके अंडरब्रिटन है। कौन सा वर्ग था उनका? प्ले था भैया जी लेस मैमल्स डी टेरेसियाज, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे यहाँ पर समझना, अंडरब्रिटन जी की एक पोएम है यहाँ पर, फ्रीडम ऑफ लव, ठीक, ये तो ब्रेटन is cited as the originator of ये सब जो है, that this poem is one of the best examples of the effect that irrationality and the unconscious had on writing। अब इस पोएम को देखना, My wife with the hair of a wood fire, मतलब समझो पत्नी के बाल को काय बता दिए वुड फायर जैसे हैं भाई साहब। मतलब कोई तो कहे बालों का तुलना करना हो वुड फायर से, इतने चमकीले हो गए, समझो। और with the thought of heat lightning, अच्छा बात, with west of an hourglass, west की तुलना hourglass से, with the west of an otter in the teeth of a tiger, मतलब समझो जैसे कि वेस्ट एक ओटर की इन द टीथ ऑफ अ टाइगर। तो माय वाइफ्स विद लिप्स ऑफ कोकेड ऑफ अ बंच ऑफ स्टार्स ऑफ द लास्ट मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर आप जो फीचर्स देख रहे हैं, जैसे कि इनके लिप्स की तुलना कोकेड से यानी कि स्टार से कर दी गई, वेस्ट की तुलना जो है जैसे ओटर के जो है टीथ, टाइगर मतलब टाइगर थ्रू जो है बेसिकली पकड़े गए हों वो बता रहा है। या फिर जो थॉट्स हैं वो हीट लाइटनिंग के जैसे हैं, एयर की तुलना जो है वुड फायर से की गई है। ये जो वर्ड्स यहाँ पर लगाएंगे इरेशनल हैं, ठीक है जी, और इरेशनल जस्टापोजिशन वर्ड यानी कि अनकैनी वर्ड्स लगाए गए हैं। यहाँ पर भी आप ऐसी चीज देखेंगे तो आप समझ लेना ये आपका सररिज्म है, ठीक है जी। बाकी सब एग्जांपल्स यहाँ पर दिए गए हैं। दूसरी बात आपको समझना है, मैजिक रियलिज्म को इसने इन्फ्लुएंस किया हुआ काफी ज्यादा है। और ये आपके राइटर्स दे रखे हैं, जैसे कि आपके ये हैं डेलन थॉमस हैं, ये आगे की चीजें, सैमुअल बेकेट हो गया, बता ही दिया था मैंने, और एंजेला कार्टर आप समझ लो, ये मैजिक रियलिज्म से एसोसिएटेड है। ये बात समझ में आ गई भैया जी? नहीं आई?
यस सर। Yes, sir. चलो वेरी गुड। अब हम लोग पढ़ने वाले भैया जी इम्प्रेशनिज्म क्या है। देखो पहले तो इसमें भी वही चीज है, अभी आपको समझाएंगे। ये मतलब एक चीज समझ लो यहाँ पर थोड़ा हल्का सा। देखो इम्प्रेशनिज्म जो है बेसिकली इम्प्रेशन वर्ड समझो आप पहले, ठीक है, ये आप समझो। चाहे इम्प्रेशनिज्म हो या फिर आपका एक्सप्रेशनिज्म हो या फिर सररिज्म हो, ये सब के सब आपके पेंटिंग से हैं, ये आपको पता ही होना चाहिए। तो एक पेंटर थे जिनका नाम था क्लॉड मोनेट, ठीक है। कौन थे? पेंटर थे क्लॉड मोनेट, ठीक है। इन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी इम्प्रेशन सनराइज, इम्प्रेशन सनराइज, ठीक है। वहीं से इम्प्रेशनिज्म आता है टर्म, ठीक है। मतलब इन्होंने जो पॉपुलर किया, लेकिन जो पहली बार अगर किसी ने इम्प्रेशनिज्म टर्म को क्वाइंट किया है तो उसका क्रेडिट जाता है लुइस लेरो को। तो ये आ जाओ, हु क्वाइंट द टर्म इम्प्रेशनिज्म, तो आंसर हो जाएगा लुइस लेरोय। लुइस लेरॉय, इन्होंने इस टर्म को क्या किया है, क्वाइंट किया है, ठीक है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो क्लॉड मोनेट की पेंटिंग जो है इम्प्रेशन सनराइज, वहां से इसको लिया गया है। आई होप बात समझ में आई होगी। आई कि नहीं आई? यस सर। तो Yes, अब sir. ये इम्प्रेशनिज्म का मतलब क्या है, इम्प्रेशन से है। जैसे कोई पेंटिंग बनी हुई है, बात समझना, अब उस पेंटिंग को देख करके आपके माइंड पर, आपके मन में क्या उठ रहा है, उस पेंटिंग का क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसे ही हम इम्प्रेशनिज्म कहते हैं। मतलब आपका विजन क्या है उस चीज को देख करके, मतलब किसी पेंटिंग को किस तरीके से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, फिर उसका इंप्रेशन आपके ऊपर क्या पड़ रहा है, उसे ही हम इम्प्रेशनिज्म कहते हैं। इसको भी रियलिटी से कोई लेना देना नहीं, आप जैसा समझ लीजिए बिल्कुल वैसा ही है। जैसे आप समझिएगा, मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था, वेलकम बैक मूवी थी, तो उसमें घोड़े के ऊपर, मतलब घोड़ा कह लीजिए, गधे के ऊपर एक गधा बैठा, घोड़े के ऊपर एक गधा बैठा हुआ था। तो बेसिकली अब उसको अगर एक देखेंगे कि मतलब क्या ही इसको पेंटिंग बना दी है, लेकिन वही जब हम देखते हैं कि वो पेंटिंग जो है ऑक्शन के लिए आती है, जिसमें वो अक्षय कुमार जी बोलते हैं कि भाई इतना तुम्हारे में टैलेंट है तो इसको ऑक्शन में क्यों नहीं लेके जाते, तो वहाँ पर वो जाता है, अनिल कपूर पेंटिंग वहाँ जाती, तो जो उसको परचेज कर रही थी वो कहती देखो कितनी बढ़िया इसको पेंटिंग बनाई। इसमें ये दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से हमको एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक घोड़ा जो है एक दूसरे को अपनी पीठ के ऊपर बिठा करके लेके जा रहा है, वैसे हमको भी जो है सहायता करनी चाहिए एक दूसरे की, जिनको नीड है। तो उन्होंने उस तरीके से देखा, उस पेंटिंग का जो है इंप्रेशन और तरीके से पड़ा, और बाकी जो अक्षय कुमार उनके साथ वाले थे उनके तो और पड़ा, बाकी उस पेंटिंग को उठा करके पानी फेंक दिया। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। Yes, चलिए, yes, जी sir. सर। तो भैया जी इसको हम लोग देखते हैं और समझते हैं। जैसे एक बात समझिएगा, इम्प्रेशनिज्म आपका स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस से जो है वो एसोसिएटेड है। कारण यह है, जैसे कि हमने आपको उस दिन बताया था ना, जैसे मान लो आप स्कूल जा रहे हैं, स्कूल के पास से आप गुजरे आप अपने वाले, तो जैसे आपने स्कूल को देखा, उस स्कूल का इंप्रेशन आपके माइंड पर पड़ा और आप अपनी पुरानी यादों में चले गए, अपने अंदर खो गए। तो कभी कभी ऐसा होता है किसी ऑब्जेक्ट को देख करके भी हमें जो है नॉस्टैल्जिक चीज़ों के रिमाइंड होने लगता है, तो वो चीज़ जो है इम्प्रेशनिज्म में बताई गई है। तो इसको समझते हैं, देखते हैं क्या है। चलिए, तो लिखा हुआ है इम्प्रेशनिज्म इन लिटरेचर is inspired by the visual art movement focusing on capturing character subjective fleeting impression। देखिए याद रखना, एक मेन पॉइंट है, ये एक विजुअल आर्ट मूवमेंट था, ठीक है जी, जो कहाँ फोकस कर रहा था कि कोई भी कैरेक्टर है उसकी जो
अ कैरेक्टर सब्जेक्टिव फ्लीटिंग इंप्रेशन। फ्लीटिंग इंप्रेशन का मतलब कि किसी भी वस्तु को देखा और उस वस्तु का जो क्या जो है प्रभाव पड़ा। फ्लीटिंग का मतलब भागता हुआ, स्टेबल नहीं, कि कुछ भी जो है ऑब्जेक्ट को देखा और उसके बाद में अचानक से जो है क्या उसके ऊपर प्रभाव पड़ा, उसको यहाँ पर दिखाया जाता है। दूसरा क्या है, सेंसरी एक्सपीरियंसेस। सेंसरी का मतलब अब जैसे भाई अपना अपना अलग अलग सेंस होता है, अलग अलग तरीके से ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो उसका क्या आपके ऊपर अनुभव पड़ा उसको, ना कि रादर देन प्रेजेंटिंग डिटेल्ड ऑब्जेक्टिव रियलिटी। इससे मतलब नहीं कि ये मतलब इसकी रियलिटी क्या है, इसको क्यों ऐसा बनाया गया है, ठीक है, इसका डिटेल क्या, इससे मतलब नहीं है। कोई ऑब्जेक्ट देखा, उसका ऑब्जेक्ट का क्या आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है जी, बस उससे मतलब है। और क्या है अगला, इट एम्फसाइजेस द करेक्टर सर ये एक बार बोलिए सर बोलिए। ये एक बार फिर से बता दीजिए, अ कैरेक्टर सब्जेक्टिव फ्लीटिंग इंप्रेशन। देखो, एक कोई करेक्टर है, सब्जेक्टिव का मतलब होता है पर्सनल। बस हम जैसे आप हैं, आप जा रहे हैं, ठीक है, और आपने किसी चीज को देखा, तो आपका अपना खुद का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। फ्लीटिंग का मतलब होता है भागता हुआ दौड़ता हुआ, मतलब ऐसा नहीं कि आपने ये पेंटिंग आपने देखी, देख करके आप रुक गए और आप देखने लगे कि इसके आखिर 4 हाथ क्यों बना दिए गए, तो फिर आप दिमाग लगाने लगे, ऐसा नहीं। ऑब्जेक्ट को देखते ही उसके बाद में जो है बिना कुछ सोचे समझे उसके बारे में कि इसकी रियलिटी क्या है, इसका डिटेल क्या है, वो बिना जाने आपके दिमाग पर क्या पड़ता है असर, उसे हम करेक्टर्स सब्जेक्टिव फ्लीटिंग इंप्रेशन कहते हैं। सब्जेक्टिव का मतलब होता है पर्सनल और फ्लीटिंग का मतलब होता है नॉट स्टेबल इंप्रेशन। समझ में आई नहीं आई? यस नहीं सर, समझ पाए? आ गया। यस सर, आ गया। चलिए, थैंक यू। थैंक यू। फिर आपने जो है आप अपने सेंसरी एक्सपीरियंस से क्या किया। कोई ऑब्जेक्ट किसी चीज को अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता है। वैसे आप एक चीज समझिए, आप मार्केट में कोई भी चीज लेने जाते हैं, आप समझिए इम्प्रेशनिज्म का कमाल। यहाँ पर आपने 4 लोग वहां पर देखे होंगे बैठे हैं, एक कपड़ा जो आप देख रहे हैं वो दूसरे को पसंद नहीं, दूसरा वाला देख रहा है तीसरे को पसंद नहीं, चौथा वाला देख रहा है चौथे को पसंद नहीं। एक ही कपड़ा अलग अलग आदमियों को पसंद नहीं आ रहा है, किसी को आ रहा है तो दूसरे को नहीं आ रहा, दूसरे को आ रहा तीसरे को नहीं, तीसरे को आ रहा तो चौथे को नहीं आ रहा है। तो ऐसा क्यों है बताइए, क्या है कारण? क्योंकि उसका सबका अलग अलग सेंसरी देखने का तरीका होता है ना, सेंसरी एक्सपीरियंस सबका अलग अलग है। भाई उनको पसंद यस नहीं आ सर। रहा, आपको आ रहा है। तो ये क्या है, इम्प्रेशनिज्म। और इन्हीं चीज के आधार पर भाई साहब कपड़ों की इस तरीके से डिजाइनिंग और पैकिंग की जाती है कि ऑटोमेटिक वो आपको पसंद ही आ जाता है और आपको ऐसा लगता है कि आपने उनको पसंद किया। नहीं, आपने नहीं किया, हम आपको करवा रहे हैं। हम इसीलिए लोगों का रिव्यू लेते हैं और जानना चाहते हैं कि लोगों को किस प्रकार का कलर, किस प्रकार की डिजाइनिंग, किस प्रकार का कपड़े की सॉफ्टनेस या फिर शाइनिंग पसंद है। हम वैसा ही बनाएंगे और लोगों को बेचेंगे। फिर लोग ये नहीं देखते तो क्वालिटी बढ़िया है या नहीं बढ़िया है। ठीक है जी, बात समझ में आई कि नहीं आई भैया जी? यस सर। चलिए, अब देखो ये कहाँ फोकस करता है, यानी की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिटरेरी इंप्रेशनिज्म। नंबर 1 सब्जेक्टिविटी। अब सब्जेक्टिविटी का मतलब खुद, पर्सनल। सब्जेक्टिव जहां लग जाए समझ लेना खुद ही आप। तो फोकस shifts from objective reality to the individual's unique perspective and interpretation। हमें ऑब्जेक्टिव रियलिटी से मतलब नहीं है, बल्कि इंडिविजुअल का यूनिक पर्सपेक्टिव क्या है और उसके हिसाब से उस वस्तु का इंटरप्रिटेशन क्या है। कि वो चीज उसके लिए सही है तो फिर वो सही है, नहीं सही है तो नहीं सही है कि नहीं है? तो इस पे ध्यान दिया जाता है। यानी कि पहली फीचर इंप्रेशनिज्म की क्या हो गई, सब्जेक्टिविटी। दूसरा है सेंसरी डिटेल्स। देखो विविड डिस्क्रिप्शन, जैसे कि साइट हो गया, साउंड, स्मेल, टेस्ट, टेक्सचर, ये सभी जानते हैं 5 सेंस ऑफ ऑर्गन्स हमारे हैं। तो इन इनके हिसाब से जिसको जो चीज समझ में आ जाती है भैया जी वो उसे पसंद करता है। ठीक है ना? जैसे आपने गाना सुना होगा, भाई किसी को मैगी पसंद है, किसी को नहीं, किसी को पिज्जा अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता है, किसी को सैड सॉन्ग अच्छे लगते हैं, किसी को नहीं लगते हैं, किसी को भोजपुरी अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता है। ठीक है ना? इट ऑल डिपेंड्स ऑन सेंसेस। तो दूसरा क्या है, सेंस के ऊपर काम करता है। तीसरा ये एम्बिगुइटी एंड सजेशन, मतलब इवेंट्स एंड मीनिंग्स आर ऑफन इम्प्लाइड और सजेस्टेड रादर देन
एक्सप्लिसिटी स्टेटेड मतलब जो कोई भी इमेज है या कोई टेक्स्ट है बेसिकली एम्बिग्यूटी उसमें होती है, अर्थ उसी के अंदर निहित होता है, जो जैसा आप इंटरप्रेट करेंगे आपको वैसा उसका मीनिंग मिलेगा। ऐसा नहीं होता कि उसका जो है अर्थ पहले से ही बाहर रखा होता है ना। इसीलिए इनकरेजिंग द रीडर्स टू फॉर्म देयर ओन कंक्लूजन कि भाई आपने क्या समझा उसके आधार पर बताइए। ठीक है जी। यहाँ पर एक चीज और समझना, अभी यहाँ PLT का मेंस लिखने वाले हैं, इम्प्रेशनिज्म काम वहां पर करेगा। जैसे आपने वही सेम आंसर लिखा, दूसरे ने भी सेम आंसर लिखा, अब किसी वही एक एग्जामिनर ये चेक कर रहा है, दूसरा भी, दो एग्जामिनर उसी क्वेश्चन को चेक करेंगे, तो पहला वाला उस क्वेश्चन में 4 नंबर दे रहा है, दूसरा वाला उसमें 3 नंबर देगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि भैया इनके हिसाब से अलग अलग है, तो उसका इंप्रेशन किसी को राइटिंग पसंद आ रही होगी, किसी को भैया जी कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो उसके हिसाब से ये इंटरप्रिटेशन करेंगे। हमें लग रहा है आज जो है टाइम यही से खत्म हो जाएगा, पोस्ट मॉडर्निज्म चल ही नहीं पाएगा। अगला स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है, बताया था मैंने। नरेटिव स्टाइल दैट मिरर द फ्लो ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफन यूजिंग फ्रेगमेंटेड सेंटेंस एंड नॉन लाइनर स्ट्रक्चर। ये मैंने आपको बताया था भैया जी कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की खास बात क्या है, इसमें नॉन लाइनर स्ट्रक्चर होता है। ऐसा नहीं है कि एक इवेंट के बाद दूसरी के बाद तीसरी के बाद चौथी चलेगी, नहीं, नॉन लाइनर होगा, है ना। ऐसा नहीं था कि हम एकदम गरीब हो गए, नहीं, शुद्ध गरीब है, मेरे बाप गरीब, मेरे दादा गरीब, सब गरीब थे, मतलब में ऐसे ये भी है। ऐसा नहीं है कि एकदम सीधे चला फिर तिरछा हुआ फिर सीधा चला, नहीं, एकदम शुद्ध देसी नॉन लाइनर चलेगा ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है जी, ये फीचर है इसकी। अब इमोशनल फोकस पे वही समझ लो भैया जी, इमोशनल फोकस समझो। देखो ये अफेक्टिव फैलासी, इंटरनल फैलासी, ये सब किसकी देन है महाराज? थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी किसकी देन है महाराज? सब तो आपको मॉडर्निज्म का ही देन है कि नहीं है? तो ये सब चीजें इसीलिए सब देख रहे हैं, सब पिछड़ी है, सब एक ही चीज तो बता रहे हैं, कौन सा अलग अलग बता रहा है? ये भी कह रहे हैं इमोशनल फोकस, तो भैया जी रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी क्या, वो भी यही है भाई। अफेक्टिव फैलासी क्या बता रही है? अफेक्टिव फैलासी बताती है भैया जी, लल्ला जी, कौनो वर्ग पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद में तुम्हारे ऊपर क्या उसका असर पड़ा है, उसके आधार बताओ लल्ला, सही है कि गलत है। जैसे समझो, उदाहरण बढ़िया वाला, अफेक्ट का मतलब होता है इमोशंस, ठीक है ना। प्रभाव किस पे पड़ेगा? इमोशन पड़ेगा। जैसे सैयारा मूवी देखने के बाद में जितने प्रेमी होंगे उनको बढ़िया लग गया, मतलब वो कौन सा गाना था, मैं भूल गया खुद गाना, जो तुझे चाहो, मतलब कैसा करके गाना था सैयारा वाला, वो उनको अच्छा लग रहा है, वो लोग अच्छा नहीं लग रहा है। काहे कि वो प्रेम में डूबे हुए हैं, मार लोट पोट हो गए हैं, इसीलिए तुम ही वो गाना निकला था, वो बहुत कर रहे चला था, प्रेमियों को पसंद आ गया क्योंकि उनके काम का था, उनके इमोशन पर छा गया, इसलिए उनके हिसाब से वो सही है। लेकिन क्या उस गाने को हम बताएंगे कि बढ़िया ही है? हर दूसरों को पसंद तो नहीं है। उमर दराज वाले अपने किशोर कुमार जी को सुन रहे हैं, तो उनके लिए वो गाना खराब है। तो क्या ये सही एवैल्यूएशन है किसी भी लिटरेरी टेक्स्ट को, साउंड को, म्यूजिक को जज करने का? बताओ भैया जी, नहीं ना। नहीं सर। तो आप समझ गए। तो ये भी लिखा है, इमोशनल रिस्पॉन्स ऑफ द कैरेक्टर टू अ सिचुएशन सेंट्रल रादर देन ऑब्जेक्टिव डिटेल ऑफ सिचुएशन, बस समझ लो। इसमें जो है सिंक्रोनोलॉजी, मतलब कि इसमें कोई भी जो है स्ट्रिक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं होगा, ठीक है, बस ये चीजें हैं। लैंग्वेज इसमें इमोटिव यूज होगी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इमोटिव इमोटिव या इवोकेटिव का मतलब वही जिसमें इमोशंस को जो है एरोज किया जा सके। जैसे समझो मैया जी, महाराज जी, जैसे हम लोग पढ़ रहे थे कौन सा पढ़ रहे थे, फायर सरमन, आई थिंक अ गेम ऑफ चेस, उसमें जो वो दिखाई जाती है ना टाइपिस्ट वगैरह, या लेडी जो दिखाई जाती है, भाई साहब उसका कमरे में देखो कैसे कैसे जो है कैंडल वाला जल रहा था, उसके कपड़े कैसे बिखरे पड़े थे। ये क्या है? ये एवोकेटिव लैंग्वेज लगाई, उसको आप पढ़कर ही समझ जाएंगे कि भैया इसमें लाइसेंसनेस है। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? तो इसको बोलते हैं एवोकेटिव लैंग्वेज। पढ़ते ही आपके अंदर भावना जाग जाए, समझे कि नहीं? चलो बढ़िया है, सब होशियार लोग हो आप लोग। हार्ट ऑफ डार्कनेस, जोसेफ कन्नौड का ग्रेट एग्जांपल है, ठीक है जी। वर्जिना वुल्फ का मैसेज दो अभी, ग्रेट एग्जांपल। हेनरी जेम्स का आप जान रहे हैं भैया जी, कौन सा?
द हैरी ऐप, ठीक है, मैजिक माउंटेन, थॉमस मन का। अब इसमें जो है कुछ कुछ राइटर आपके दे रखे हैं, देखो ये आपके जो है विजुअल आर्ट वाले हैं, ये 1860 में शुरू होता है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक। ये इंपॉर्टेंट लगा लो, फ्रांस में। ये तो सर उनका है सर, यूजीन ओनिल का सर। अरे वो क्या बोलते हैं, सॉरी, हाँ, अरे ये किनका है, हेनरी जेम्स का, वो कौन सा था, अरे टॉम जोन्स सर। हैं, नहीं 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 टॉम जोन्स। नहीं नहीं नहीं, हेनरी जेम्स का, अरे मैं दिमाग पर से उतर गया। यूजीन ओनिल का तुमने कौन सा बताया, कौन सा बताया तुमने भैया जी? हैरी ऐप सर। अरे मैं उनका नाम ही बोल रहा हूँ, ये हेनरी जेम्स का बढ़िया सा वर्क था, ऐसे कुछ ऐसे ही वर्क है एकदम सेम। अभी ये नाम याद आएगा तो बताएंगे हम आपको। मतलब इम्प्रेशनिज्म, एक पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, ये इनका जो वर्क है इम्प्रेशनिज्म में आता है, और वो एक्सप्रेशनिज्म में आएंगे, जो यूजीन ओनेल है एक्सप्रेशनिज्म में, ठीक जी है। सर। स्लिप ऑफ टंग हो गया था भाई, माइंड पर से स्लिप हो गया था। चलिए, थैंक यू सो मच। तो देखिए, इसमें जो विजुअल आर्ट्स की बात कर रहे हैं, तो हमको पता है कि इसकी शुरुआत मतलब आर्ट से ही होती, तो उसके जो है आपके राइटर दे रखे हैं पेंटर्स, हालांकि इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, जैसे क्लाउड मोनेट हो गए, एडगर डेगास हो गए, ठीक है, अगस्टिन रेनोयर हो गए, ये इसकी फीचर्स हैं, कहाँ कहाँ फोकस किया, ये सब लिखा हुआ है आपके ऊपर, ठीक। और बाद में ये कौन कौन से राइटर हैं, ये आपके भैया जी फेमस हैं, ये जरूर याद रखना राइटर के नेम, इनमें से कौन सा जो है भैया जी इम्प्रेशनिज्म से एसोसिएटेड नहीं, जो चार्ल्स बॉड्रियर, ठीक है, स्टेफन मिलर में गॉडे मोपासेंट, मार्शल प्रॉस्ट, ठीक। और रूस में आपके जो है एंटन चेखोव फेमस हैं, और इवान टर्गनेव हैं, ये बाकी इनको तो हम जान ही रहे हैं। ये आपकी फीचर्स लिखी हुई हैं, तो आई होप आपको जितना पढ़ाया गया होगा आज समझ में आया होगा। तो अब चूंकि थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में बता दिया, यस सर। तो कल हम Yes, लोग sir. पढ़ेंगे पोस्ट मॉडर्निज्म, और इसको सही से आपको करना है, टाइम बचाने, वरना मैं क्विज लगवाता, ठीक है। तो मिलते हैं कल 8:30 बजे, ठीक है, याद रखना 8:30 पर, और कल हम लोग पोस्ट मॉडर्निज्म को पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। Good night, sir. थैंक यू Thank सर। you. Good night, sir. Thank you, सो Good जाओ, night, sir. आराम से सो जाओ।